हमारे क्लास का शुभारंभ करते हैं। आइज क्लोज। क्लास की शुरुआत करते हैं हम सभी। तो जो आपको असाइनमेंट दिया गया था, तो सबने किया है? यस मैम। वेरी गुड। अब एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है। और साथ ही साथ ये आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको लिख के, जरूरी नहीं आप ग्रुप में भेजें, क्योंकि हो सकता है किसी को हेजिटेशन हो कि मैं ग्रुप में ना भेजूं। तो कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जैसा कि जो भी असाइनमेंट करता है, अगर जिसने आज नहीं किया है या अब तक नहीं किया है, तो वापस से आज से स्टार्ट करेंगे वो। और अगले 7 दिन जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक कंप्लीट करके सबमिट करना है। ओके। तो कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आपको एक और मौका दिया जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिवीजन। तक हमारा बेस पता नहीं होगा। ठीक है। जो बताना चाह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आप फील नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल चीज क्या है। तो आप क्या दूसरों को बता पाओगे? ठीक है। समझ आया? तो उसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट अब मिले नहीं है मैम, मैम। मैम असाइनमेंट। जी मैम। हाँ। मैम मैम असाइनमेंट क्या एक था एक्चुअली में? ओके। आपको मिस हो गई। अभी मैं आपको असाइनमेंट बता देती हूँ कि क्या था असाइनमेंट। असाइनमेंट ये था कि आपको है खाना चबाना। ओके। कितनी बार? वैसे कहा जाता 12 है बार, 32 बार। 20 बार, 32 12 बार बार। खाना चबाया जाता है। तो आपको ये असाइनमेंट दिया था कि आपको ऑब्जर्व करना है। आपको जो है खाना सुखासन में बैठ के लेना है, अपनी 5 सेंसेस के साथ खाने को खाना है, और 20 बार चबाना है। 32 टाइम्स नहीं कहा गया। और एक बार 12 टाइम्स चबाकर भी देखना है कि क्या फर्क है दोनों में। एक बार हमने 12 टाइम्स चबाया, एक बार 20 टाइम्स। तो खाना कैसे है? अपने 5 सेंसेस क्या होती है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है। अब इसके साथ कैसे खाता है खाना? पहले आप आलती पालती जमीन पे बैठिए, आसन बिछाकर सुखासन में, और शांति पूर्वक। कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, किसी तरह का कोई गैजेट नहीं होगा आपके पास। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल होता है, ये सारा स्क्रीन पे चलता रहता है, और खाना इस तरह से हम खा रहे हैं। इस तरह से नहीं खाना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर फूड। जितना भी आप बिल्कुल ये कि एक खाना एक यज्ञ है ऐसे समझ के, ठीक है, एक प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें खाने को खाना है कि आज मुझे एक ही काम करना है, वन टाइम एट वन वर्क। खाना खाने का काम करना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, किसी से कोई काम की बात, या आपको कोई कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ खाना खाना है। ठीक है। और ओनली 20 टाइम्स चबा चबा के। अभी जैसे आपने जो भी है निवाला लिया, उठाया हाथ से, तो उसको पहले स्मेल करना है। हम क्या करते हैं, टीवी देखी या बातें करते करते कब निवाला मुंह में गया पता ही नहीं लगता। तो रुको, ठहरो। ठीक है। वो जो निवाला जब आप उसको स्मेल करोगे, तब क्या प्रभाव होगा वो आपको लिखना है, सब कुछ नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। यही असाइनमेंट है। ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। ठीक है। उसके बाद में उसे 20 टाइम्स चबाया। चबाने पर क्या हुआ? ठीक है, कि क्या हो रहा है मुंह में, मुंह के अंदर। ठीक है। वो सब आपको ऑब्जर्व करके नोट डाउन करना है। उसके बाद में क्या करना है आपने? 20 टाइम्स चबा लिया, इस तरह से दूसरा निवाला। फिर क्या किया आपने? देखो, नाक इस्तेमाल हुई, दांत इस्तेमाल हुए। ठीक है। आई से अपन ने देखा। ठीक है। प्रभु का धन्यवाद किया, सबसे पहले धन्यवाद करके आप निवाला ले रहे हैं। ठीक है। ग्रेटिट्यूड। उसके बाद में क्या हुआ? कानों से सुना, कुछ आवाज होती है, जैसे प्लेट, चम्मच, हम च्यू करते हैं, सबका एक साउंड होता है, उसको महसूस करना। ठीक है। जीभ ने टेस्ट दिया कि कैसा टेस्ट है। ओके। उसके बाद में हम हाथ से उठाते हैं, तो क्या आएगा?
स्पर्श भी हुआ हमारे भोजन में, ठीक है? आँख, ठीक है? नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 सेंसेस के साथ हमने खाना खाया। ऐसा भोजन हमारे लिए अमृत तुल्य होगा, जिसमें हमें किसी प्रकार की डाइजेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा, अगर इस तरीके से हम खाना खाते हैं तो। और खाना आपको सिर्फ दिन में 1 बार इस तरीके से खाना है। हो सकता है आपका कोई सुबह आप किसी काम में हो, शाम को या दिन में, पर आपने कुछ भी एक टाइम का ऐसा शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस तरह से खाना खाना है। ओके? और लास्ट में मैम। वज्रासन में बैठ के ये सारा आपने नोट डाउन कर लेना है। अलग से नहीं कि खाना अभी खाया, लिखेंगे रात को, वो सब भूल जाएँगे। जैसे ही खाना खत्म हुआ, वज्रासन में 5 मिनट बैठो, सारा नोट डाउन कर लो, दोनों काम हो जाएँगे आपके। और 2 आंवला रोज खाने हैं, 1 या 2 आंवला, ठीक है? सूखा आंवला मिलता है तो वो लीजिए। हो गया? अब आपको जो असाइनमेंट था, जिसने-जिसने किया है, वो जो शेयर करना चाहते हैं, वो अपना कैमरा ऑन करेंगे और माइक ऑन करेंगे। हाँ मैम। हाँ, ये रमाकांत प्रसाद जी मैम जी। हैंड रेज़ किया है। हाँ जी, बोलिए। मैम ऐसे तो मैं बहुत पहले से ही भोजन को एक बहुत चबा-चबा के एक करता 1 हूँ। मिनट, आपका फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा कैमरा नीचे कर दीजिए, थोड़ा अच्छा, अच्छा। दूर कीजिए। हाँ, अब ठीक है, अब बताइए अपनी बात। तो मैम, मैं हमेशा कम से कम आधा घंटा हमको भोजन करने में लगता है और उसको इतना चबाता हूँ कि वो पानी बन के, जैसे भोजन को बोलते हैं कि पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। पहले हमको अटपटा लगता था, लेकिन जब भोजन चबा के करने लगे, तब हम इसके लिए हमको माँ से गाली भी मिलती थी बचपन में। और हड़बड़ी में हमको भोजन नहीं होता है, जब तक पूरा चबाएँगे नहीं, वो पूरा पानी जैसा नहीं हो जाता है, तब तक उसको नहीं। और जब पानी के जैसा होता है तो उसका टेस्ट भी अलग लगता है, मिठास उसमें रहती है। 12 बार हमने आपके कहने के अनुसार चबाया, लेकिन उसमें 1/4 ही क्रश हो पाता है, बाकी भोजन रह जाता है, उसमें कोई स्वाद ख़ास नहीं आ पाता है। फिर 20 बार भी हमने चबा के देखा तो उसमें लगभग 50% भोजन ही चबा पाते हैं। और पूरा भोजन को चबाने के, जैसे सलाद वगैरह है, तो सलाद जो जैसे बीट रूट हुआ या हार्ड चीज़ है, तो उसको 70-80 बार भी चबाना पड़ा। और उसमें तो उसको पूरा पानी करने में। ऐसे जो है नॉर्मल बॉयल जो भोजन है, पका हुआ भोजन, उसको 40 से 50-55 बार चबाना पड़ा, तब जाकर के उसको ये पूरा मतलब पानी जैसा होना चाहिए, जैसा वो होता है। लेकिन उसमें स्वाद जो है बहुत सुंदर होता है, उसका स्मेल भी किया। पहले हम भोजन को शुरू से ही, हम चूँकि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो भोजन को हम लोग को बताया जाता है कि प्रसाद समझकर खाना चाहिए। तो हम लोग पहले प्रणाम करके 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके भोजन को शुरू से हम लोग करते हैं। और वहाँ भी ये बताया जाता है कि ये भोजन है, इसको उसी भाव से खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर में हर तरह के फ़ायदे इसको मिलेंगे। तो ये अनुभव हमको हुआ, चूँकि 12 बार हमने कभी चबाया नहीं, तो 12 बार तो हम 32 से आगे ही गिनते हैं, 32 से नीचे नहीं गिनते। तो चूँकि 32 में भी पूरा हमको नहीं हो पाता, 32 चबाते-चबाते एक भी टुकड़ा अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो हम उसको पूरा खत्म करके ही छोड़ते हैं। लेकिन आज तक हमको किसी प्रकार का इश्यू नहीं हुआ, पेट संबंधी या मल विसर्जन में या किसी प्रकार का। या जब से हम नेचुरल ट्रीटमेंट करना शुरू किए अपना, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से, श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से एक किताब मुझे मिली थी, बिना औषधि कायाकल्प और जीवम श्रद्धा सतम, और यह है चिर यौवन शाश्वत सौंदर्य। मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता, जब मैं गाँव से आया था यहाँ जमशेदपुर में ट्रेनिंग के लिए, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, उससे पाइल्स हो गया था, पायरिया हो गया था और बहुत तरह की बीमारियां हो गई थी। लेकिन जब से उस किताब को पढ़ा, और हम यहाँ नेचुरोपैथ था महात्मा गांधी आरो भवन, वहाँ हम 2-2 सत्र किए थे 5-5 दिन का। और उसके बाद से वो हम अपने घर में इम्प्लीमेंट करने लगे। पहले एक डॉक्टर MM विश्वकर्मा थे, वो भी गायत्री परिवार से जुड़े थे, तो और बाद में एक डॉक्टर अनिल जी थे। तो इन लोगों का सहयोग बहुत मिला और इन लोगों ने बहुत कुछ हमको हेल्प किया। और जब से नेचुरल ट्रीटमेंट
सब तो नहीं ले पाते हैं घर पर, लेकिन एनिमा का प्रयोग करते हैं सप्ताह में एक बार। जल नेति, सूत्र नेति और कुंजल क्रिया, जो 1 से सवा घंटा मैं डेली करता हूँ। तो ये सब करने से अभी तक मैं जो है 70 साल हमारी उम्र हो रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की वीकनेस या कमजोरी ये नहीं लगता है, और चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। तो ड्यू टू ये आध्यात्मिक जीवन के चलते, और भोजन को हमने कभी भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन जी, सारा ऑब्जर्वेशन आपने नोट डाउन करके लिखना है। देखो आज बोला, भूल गए, ठीक है, और वो आपने जहाँ खाना खाते हैं ना, वहां आपने टांग देना उसे लेमिनेट करवा के, या किसी प्लास्टिक या पॉलिथीन में जहाँ ट्रांसपेरेंट दिख सके, ठीक है, ताकि अदर्स भी आए और इस तरह से जो भी आपने बोला है या जो आपने महसूस किया उसको नोट डाउन करके आप अपने घर में टांगो, ताकि अदर्स को भी क्या लिखे, एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट। मैडम 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 मैं 2 शब्द बोलता हूँ। हमारे भतीजे थे पहले, इन्हें खाना खा करके चबा चबा करके खाओ करके बोलते थे, लेकिन पहले उतना ध्यान नहीं दिया हमने। और जो आपने बताया कि खाना अपन जब खाते हैं मुंह से लेकर के, तो पूरा ये कैसा वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से बताया कि यदि अपन ने चबाने का काम नहीं किया दांतों ने, तो अपने पेट के अंदर में हाथों को वो काम करना पड़ता है, जठर को काम करना पड़ता है। तो पहले मेरा 10-12 मिनट में मेरा खाना हो जाता था मैडम, और आपने जो असाइनमेंट दिया, हाँ, तो आपने असाइनमेंट दिया और हमने वो प्रयोग किया, वो मैं बना नहीं सका, वो जो आपने जो चूर्ण बनाने के लिए बोले थे अजवाइन वगैरह सोप वगैरह का, वो नहीं किया। बट मैंने 32 बार चबाने का प्रयास किया। पहले दिन तो आलस आया 32 बार चबाने का तो फिर भी मेरे को ने जो 10 से 12 मिनट खाना खाने को लगते थे, तो 20 मिनट लगे। लेकिन दूसरे दिन से मैंने ये किया, तो अभी जो भाई साहब ने बताया, तो वही आनंद मेरे को भी मिला। यानी फिर तो अब दिमाग तो ये हो गया कि मेरा कम से कम 30 से 35 मिनट तक के मेरे को खाना खाने के लगता है। मेरा खाना केवल 2 चपाती और 1 चम्मच चावल, इतना रहता है। मेरे को डायबिटीज रहने के कारण मैं ज्यादा ये नहीं करता, तो इतना खाने को भी मेरे को 30 से 35 मिनट लगते। और भाई साहब ने बताया वैसे केवल 32 बार चबाने से ये नहीं होता, तो कैसा चावल रहा तो कम से कम 25 से 30 बार में वो हो जाता है, गल जाता है। लेकिन रोटी रही तो उसको 30 से 40 बार चबाना पड़ता है, और वो चबाने के बाद में जो रस तैयार होता है मुंह में, उसमें बहुत ही आनंद आता है। और अब तो मैंने मानसिकता ही ऐसी बन गई कि वो जब तक के वो स्वाद मुंह में नहीं आएगा, तब तक के निवाला को अंदर डालने का नहीं। तो बहुत ही आपका आभार मैडम। कि दूसरी बात, मेरा एक मेडिकली जो ये हुआ सुधारना, मेरा डायबिटीज का मैं जरा घर में मॉनिटर है मेरा, ब्लड शुगर गिनने का, तो उसमें मेरी शुगर बढ़ी हुई रहती थी। अभी 1 हफ्ते के बाद में अभी मैंने किया, तो मेरा फास्टिंग का मेरा करीबन 130 से 140 रहते था। वो फास्टिंग का मैंने कल ही गिना तो 100 आया, और पोस्ट मील का मेरा करीबन 200 से 225 था। तो आश्चर्यजनक मेरे को फर्क मिला कि मेरा कल का जो था पोस्ट मील का, वो 136 ही था केवल। तो इस पर से मेरी दवा कम हुएगी। तो बहुत बहुत आभार मैडम आपका, बहुत बहुत आभार। कांग्रेचुलेशन भाई साहब। पहले मेरे को बता देता कि चबा चबा कर खाओ, लेकिन उतना वो समय होते नहीं था। लेकिन आपने जो जिस टेक्निक से, जो वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि यदि आपका दांत ने काम नहीं किया था, आपको पेट को काम करना पड़ता है जबरदस्ती, वो दिमाग में बैठ गया। और ये आपने दिया हुआ असाइनमेंट के कारण सही में बहुत ही फायदा हुआ मेरे को। धन्यवाद मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। ये चीज समझ में आ गई ना कि डायबिटिक पेशेंट मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। तो ये लाइन जो बोली थी कि 80% डायबिटिक पेशेंट अपना खाना चबा चबा कर खाते हैं, ऐसे ही नहीं बोली गई थी। ठीक है, उदाहरण आपका मिला। अभी ये सब जो है ना, आपने नोट डाउन करके लिखना है ये सारा चीज, और अपने घर में लगाना है, ताकि एक प्रेरणा मिलेगी सबको।
और आप अपने घर के हीरो बनेंगे। ठीक है? कि ये हमें चीज़ मिली देखो, और आप देखो आज किया, हो सकता है कल भूल जाएँगे। हम क 1 साल बाद कोर्स हो गया, ठीक है, सब भूल जाएँगे, सब अपने-अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे। लेकिन वो जब-जब आप इसे देखोगे, आपको याद दिलाएगा, नहीं मुझे खाना चबा के खाना है। कभी शुगर बढ़ गई, आपका दिमाग चलेगा, नहीं, चबा-चबा के आज नहीं खाना खाया इसलिए। आप वो मैकेनिक्स और कामनेस और वो अपने आप चीज़ें आने लग जाएगी। ठीक है? तो बहुत अच्छा, अब आप सब इसको नोट डाउन करें और अपने घर में टांगे, ताकि दूसरों के लिए आप प्रेरणा बने, ठीक है? और मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो भी कुछ किया है वो आपने किया है। आपके जो प्रयासों का ये परिणाम है, नतीजा है, ठीक है? इसलिए किसी को कोई गिल्ट फील नहीं करना है, अगर किसी ने नहीं किया है, अभी भी टाइम है। 7 दिन का टाइम हम अगले जो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर आप शेयर कीजिएगा और ये सब आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? और नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आयुर्वेद क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। अभी आपने ये चीज़ बोला कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आज हमारी क्लास में अगर 100 जने रिपोर्ट बना के देंगे ना, तो मैं कह सकती हूँ ये देखिए ये रिपोर्ट है हमारे पास। समझ आया? लिखाई की बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है? नेक्स्ट प्लीज़। वेल डन आप सभी यस के लिए, सारे जो कंटेस्टेंट यस मैडम। जिन्होंने भी असाइनमेंट किया उनके मैं लिए बोलूं बिग मैम? क्लैपिंग। हाँ जी, बोलिए। मैं बोलूं मतलब मैम? ये असाइनमेंट तो हाँ इन जी, हाँ यस जी। मैडम। प्रैक्टिकली ये माइक लिख ऑन कीजिए, है। बोलिए। यस मैडम। मैडम हाँ, राज्य गुरु, बोलूं मैं? मैं बोलूं मैं? राज्य गुरु आनंद से बोल रहा हूँ। 1 पहले मिनट, तो एक पहले 1 मिनट रुकिए, एक किसी लेडी ने पहले बोला था मैं बोलूँ, तो पहले उसको चांस देना चाहिए। यस यस हाँ, बोलूं मैम? हाँ जी, बोलिए। मैंने पहले कुछ दिन 2-3 दिन मैंने बार-बार चबाने की कोशिश की। तो उसमें खाना हुँ, पूरा तरह चबा मतलब ये मैश नहीं होता है खाना और वो उससे क्या होता है थोड़ा कम टाइम लगता है। फिर मैंने 20 बार 3 दिन बाद 20 बार चबाने की कोशिश की। तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा हो गया मैश और क्या होता है थोड़ा पतला हो गया, लेकिन 100% उसमें भी नहीं हुआ अचीव हुआ। और मैम जो खाने का टाइम जो था वो 12 बार में थोड़ा-सा 20 बार जो खाया उसमें ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगा खाना खत्म करने में। इससे क्या हुआ कि भोजन का जो मात्रा था वो भी थोड़ा कम हुआ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा खाने में तो मात्रा भी कम हो गया खाने में। और उससे मेरा क्या लगा कि पूरे हफ्ते में मुझे लगा कि मेरा वज़न भी आधा किलो करीब कम हो गया मेरा। वेल जी डन। मैम। अब जो लोग 1 मिनट इसका देखो, जो लोग मोटापे से परेशान हैं, सिर्फ़ एक सिंपल टेक्निक देखो, ज़्यादा हम खा लेते हैं, पर हमारे पेट को इतना ही चाहिए होता है। अब समझ आया चबाने की कितनी ताकत है, ठीक है? तो ये हाँ देखो जी नए-नए मैम। एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं। 1 मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज़? तो ये एक्सपीरियंस सबने नोट डाउन करना है और व्हाट्सएप करना है या ग्रुप में सेंड करो या मुझे पर्सनली सेंड करो, क्योंकि ये सब भूल जाओगे। जो आपने ये छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है आप लोगों ने। ठीक है? तो ये चीज़ अपनी सेलिब्रेट करना है आपने, लिखना है उसे, आप रंगीन पेपर पे लिखिए, सजा के लिखिए, उसे बोल्ड करके लिखिए, आप कैसे भी असाइनमेंट को कर सकते हैं अच्छे तरीके से और फिर उसे टाँगिए। वेरी गुड, वेल डन। हाँ, नेक्स्ट एक एक सज्जन बोले थे, ठीक है? उनकी आवाज़ थी, पहले उन्होंने बोला था तो पहले उनका ले लिया जाता है, फिर जो आप मैम बोल रहे थे ना, फिर आपका टर्न, ओके? यस मैडम। हाँ जी, बोलिए। माई सेल्फ माई सेल्फ राज्य गुरु फ्रॉम आनंद। पहले तो हुँ, हमने सुना था कि खाना चबा के खाना चाहिए, मगर हम इतने सीरियस नहीं थे इसमें। और हमारे घर में यह था व्यवहारिक ये सब हमारा इम्प्रेशन था कि जो खाना देर लगाते हैं वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है। खाना ज्यादा देर लगती है खाने में या नहाने में ज्यादा देर लगती है तो वो इनएक्टिव है, इतनी देर क्यों लगाता है, इतना देर लगती है ऐसा बोलते थे। मगर आपका ये आपने जो दिया एक्सरसाइज, उनके बाद 2 दिन तो मैं नॉर्मल खाता था, भूल गया कि हमें ये करना है। तीसरे दिन अचानक मुझे याद आया कि मैम ने तो हमने ये एक्सरसाइज दी है तो हमें ये करना चाहिए। तब से मैं स्टार्ट किया और 20 टाइम्स का जो किया था ना, तो 20 टाइम चबाता था। और ये सलाड है, सब वो टमाटर है, तो फिर भी 20 टाइम तो चबाना ही है, भले वो लिक्विड हो जाए। फिर भी ऐसा किया तो 2-3 दिन 3-4 दिन वो किया तो मुझे थोड़ा सा फर्क ये लगा कि
कभी कभी हम आधी रोटी भी ज्यादा खा ली है तो हमारा पेट थोड़ा सा भारी लगता था खाने के बाद, मगर ये करने के बाद हमें ये ऐसा कभी नहीं लगा। जभी जभी हमने 20 टाइम से चबाया तभी हमारा पेट भारी लगता था, तो पहले थोड़ा सा भी वो निकल गया। तो अभी हमें सीरियसली मालूम हुआ है कि ये सच्चा है और ये करना चाहिए हमेशा। और हम फैमिली को भी एडवाइस करते हैं हमारा कि भाई आप भी ऐसा करो, भले देर लगे। ये हमारा एक बड़ा एक्सपीरियंस। और आपने जो बताया था चूर्ण, वो चूर्ण भी हमने बनाया है घर पे। मैंने आपको जो फोन पे किया था ना, आपने बोला कि मैं मेरी मिसिस के लिए, हाँ, आपने बोला कि ये हाँ, करो तो हमने तुरंत कर दिया। और ये भी हम ये यूज कर रहे हैं उसका, एक एक आधी आधी एक एक चमची। वेरी गुड। तो आपने किसी को बोलना नहीं है। देखो, बोलने का प्रभाव कम होता है। आप सिर्फ वो असाइनमेंट टांग के रख दोगे ना, अगला पढ़ेगा और कहेगा अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूँ। कहने का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना करने का। आप करके दिखाओगे ना, बच्चे, आप बोलोगे बदमाशी मत करो, नहीं सुनेंगे। ठीक है, आप करके दिखाओगे ना तो आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो बोलना नहीं है, हमें करके दिखाना है। और सब आप आज जिसने जिसने असाइनमेंट किया है वो हीरो है आज के। ठीक है, तो बिग क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वो मैम बोल रहे थे, वो बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे तो चबा के खाना तो खैर अच्छा ही लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 मिनट तो हमारे माइंड से सिग्नल आने में लग जाते हैं कि पेट भर गया है। तो 20 मिनट से पहले ही हम तो खा पी के फिनिश भी करके बैठ जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि सिग्नल कब आएगा और कब। अब ये है कि हम धीरे धीरे खाते हैं तो आधा घंटा लगे तो उससे भी हमें 20 मिनट बाद तो पता चल ही जाता है कि अब हाँ हमें हो गया, हमारा खाना हो गया। मतलब चबा के खाने से तो बहुत ही फायदे हैं जो हमें पहले पता ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो हमारी ओवर ईटिंग हो जाती थी उससे। तो अब हमारा खाना भी थोड़ा लिमिट में, और खाना खाने में बहुत टेस्ट भी ज्यादा अच्छा हो जाता है उसका बार बार चबाने से। ये हमें अच्छा लगा। ठीक है, सब नोट डाउन करके लिखना है, क्योंकि आज आपने बोला आप भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी, लेकिन सब नोट डाउन करके रखोगे। ठीक है, आज वापस से खाना ऐसे ही खाना है। ठीक है, और सब लिखना है। 5 मिनट वज्रासन में बैठते हैं ना, तो आपको कमाल के परिणाम मिलेंगे। वेरी 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 गुड। अभी नेक्स्ट। मैम मैम पिछली मैडम क्लास कर नहीं पाई थी, तो मैंने वो चूर्ण भी नहीं पता है। और ये जो आप बताई हैं लिखने के लिए, तो क्या डेली का हम लिखें? जैसे 7 दिन का असाइनमेंट है तो डेली का लिखें? डेली का लिख दो। ये एक्सरसाइज आपके लिए ही है, फायदा आपको ही मिलना है। भाई, आप चबा के खाओगे, फायदा मुझे नहीं मिलेगा, है ना? हम्म। फायदा किसको मिलेगा? आपको। फिर एक क्या होता है, 7 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, जो देखो जिसने जिसने एक्सरसाइज किया ना, उनके चेहरे की चमक देखना, एक अलग सा अनुभव है। उनमें एक खुशी है, जो आनंद का अनुभव जो उन्होंने किया है ना, वो आप महसूस नहीं कर सकते जब तक आप नहीं करोगे। जिन्होंने जिन्होंने जो खाया इस तरह से चबा के क्या आनंद आता है, क्या वो फील होता है, वही लोग उसको फील कर सकते हैं जिसने खाया है। आप रिलेट नहीं कर पाओगे, है ना? तो आप करके देखोगे, आपको मजा आएगा। एक दिन करोगे, एक दिन तो थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, दूसरे दिन पुश, फिर तीसरे दिन ऑटोमेटिक गाड़ी फ्लो में चलने लगेगी। ठीक है, करती हूँ मैम धीरे खाने का, बट ये जो आपने कहा है कि पूरा मतलब पांचों इंद्रिय से इसको फील करके फिर खाना है, ऐसा नहीं करते हैं। और वो जरा चूर्ण फिर से बता दीजिएगा मैम। हाँ ठीक है। अजवाइन लेनी है। ठीक है, अजवाइन थोड़ी कम भी ले सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। और जीरा और सौंफ हम्म, सौंफ। और मेथी, पीली मेथी। मेथी। जीरा, अजवाइन, पीली मेथी और सौंफ, इनको भून लेना है। ठीक है, हाँ। और तवे पे या किसी कढ़ाई में कुछ डालना नहीं है, सिर्फ खाली आपने सेकना है, भून लेना है। ठंडा होने दीजिए। ठीक है, ठंडा होने के पश्चात आपने इसे पीस देना है, और साथ ही साथ धागे वाली मिश्री मिला के पीसना है, या उसे ऐड करनी है, जैसे आप ऐड कर सकते हो। अब इनको पीस लिया, इस मिक्सचर में आपने धागे वाली मिश्री भी ऐड ऑन कर ली। इसमें काला नमक और हींग मिला देना है, यस मैम। और इसे खाने आप देखो देखो, जिसको जिसको डाइजेशन का इशू है, तो उसे खाने के आधे घंटे बाद
1 चम्मच या आधा चम्मच, वो आपने मात्रा चेक करना है, ठीक है? और 1 चम्मच या आधा का चम्मच, जैसे आपको रिलीफ मिलता है, गुनगुने पानी के साथ आपने वो ले लेना है। ज्यादा किसी को डाइजेशन का इशू है, तो वो नाश्ते के बाद भी ले ले, खाने के साथ भी, दोपहर का जो मील लेता है उसके बाद भी ले ले और रात को भी ले ले। किसी को कोई इशू नहीं है तो ठीक है, दिन में 1 बार ले ले या रात को 1 बार ले ले, ठीक है? और 2 आंवला रोज खाने हैं। तो आंवले कैसे, मतलब उसको कैसे, किस फॉर्म में ले सकते हैं मैम? किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आंवला को उबाल करके ले लीजिए। आंवला एक ऐसा फल है जिसके गुण नष्ट नहीं होते हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्म में खाओ, ठीक है? और उसके अंदर काला नमक अगर अरे अपन मैम, ऐड कर लेते हैं ना, तो 1 मिनट, उसके है ना 6 गुण, मतलब जो हमारे 6 जो टेस्ट होते हैं ना, गुण नहीं टेस्ट, वो आ जाते हैं। जैसे होता है ना टेस्ट होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक जो नमक का टेस्ट नहीं होता है, बाकी उसमें सारे टेस्ट होते हैं। देखो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, ठीक है? तो सिर्फ नमक ऐड कर देंगे ना, तो जो 6 प्रकार के जो स्वाद बताए गए, उनका आनंद आपको सिर्फ एक ये आंवला खाने से मिल जाएगा। ओके मैम, अच्छा थैंक यू। मैम, हाँ, आमला की सीजन अब खत्म हो गई है, तो इनके जगह पर हम जो आयुर्वेदिक स्टोर है इसमें से आमला चूर्ण मिलते हैं, वो ले सकते हैं, आमला का आंवला चूर्ण चूर्ण। ले सकते हैं, आंवला चूर्ण ले सकते हैं। इसकी बजाय आप सूखा आंवला पंसारी की दुकान से ले लीजिए। इसकी कंसारी, हाँ, सूखे आमले। पंसारी या जो क्या बोलते हैं, जो किराना स्टोर होता है उसमें मिल जाता है कि अच्छा सूखा अच्छा, आंवला चाहिए, उसको भिगो दो और ले लो, ठीक ओके है? मैम, ओके। और ग्रीन ही पाउडर, प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं है? सॉरी, उसको उसको ताजा ही प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं है? देखो सीजन में मिल रहा है तब तक फिर ताजा कैसे रखेंगे? आप खुद भी है ना बहुत सारे आंवला लेके सुखा के रख सकते हैं। अभी तो मिल सकता है, अभी 1-2 सीजन, अभी तो मतलब 1-2 सप्ताह 15 दिन तक आएगा आंवला, तो आप अच्छा सारा लेके उसका स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? इसमें मैडम, हेलो, हम्म। आमला हाँ, को आमला जब सीजन में ज्यादा आता है तो आमले का हाँ, जूस बना के फ्रीज के अंदर हमारे जो उसमें बर्फ बनाते हैं ट्रे होता है, इसमें जूस डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इसको एक क्यूब निकाल के फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। नहीं जूस देखो, जो भी ऐसी चीज है ना वो थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में भी रखे हो ना तो थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो हम लाते हैं ना उसमें थोड़े प्रिजर्वेटिव होते हैं। आप फ्रिज में कितने दिन तक रख सकते हो, ठीक है? एक टाइम बाद वो खराब होगा ही, ठीक है? आप सुखा के अगर रख दोगे ना तो वो खराब नहीं होगा, उसे आप लॉन्ग टाइम तक आप उसे यूज कर पाओगे। ओके, अभी देखो मैं पढ़ना भी है, ठीक है? अब और कोई एक लास्ट असाइनमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोई और जो अपने मैडम, मैं असाइनमेंट बात या कर रहा अपने व्यूज हूँ। शेयर करना चाहे? मैं भंडारा से बोल रहा हूँ, देवेंद्र कुमार शुक्ला। मैं पहले एसडीओ था मैडम, तो उस वक्त तो खाना हम लोग 10 मिनट में खाना खाते थे और भागते थे ऑफिस से। 9:30 बजे खाना खा के ड्यूटी जाना है, बाहर साइड पे जाना है। लेकिन आज मैं रिटायर हुआ 4 साल हो रहा है, और आज जो आपने बताया, पहले तो मैं वैसे भी गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ और 2 बार नेचुरोपैथी के हमने कैंप भी अटेंड किए मैडम। लेकिन आपने जो मोटिवेट किया है अभी, इससे बहुत फर्क पड़ा मैडम। एक पेट भी बिल्कुल खाली रहता है, और वैसे मेरे को ऐसे मोशन कभी तकलीफ नहीं रही मैडम, लेकिन एक अलग आनंद आता है मैडम। और यहाँ आप ही और वैसे ही बाकी भी जो हमारे पढ़ा रहे हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत उनको सभी को साधुवाद मैडम। और ऐसे ही हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है आप लोगों से। ओरिजिनल तो कुछ याद था, और कुछ नेचुरोपैथी में जैसे कैंप किए, हमें ऑर्गेनाइजर से तक कुछ वक्त हम लोग नहीं कर पाते थे। और आज मेरी एक रूटीन होगी मैडम, सवेरे बगैर योगा किए मेरे को चैन नहीं आता। सब उठते पर मैं योगा करता हूँ, 1 घंटा मेरा रूटीन है वो। और मेरे को कभी पेट की तकलीफ नहीं रही अभी तक, आप लोगों के आशीर्वाद से। शुगर नहीं, कुछ नहीं मैडम, बस ऐसी आप लोग वेरी सब। गुड, थैंक यू वेरी मैडम। गुड। तो Excuse me, आज मैं आप एक सभी query थी हीरो हैं, मेरी। तो एक, हाँ, एक हाँ, मिनट एक थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, 1 मिनट थोड़ा सा कंप्लीट कर जी लेती हूँ। आप सभी अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाए, माइक ऑन कीजिए सभी और जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अपनी इस सफलता को आपने सेलिब्रेट करना है। वेरी गुड, नोट डाउन कीजिए, जितने भी एक्सपीरियंस है उसे लिखिए, ठीक है?
और अपने रूम में लगाइए। अगर आपको कुछ हेजिटेशन होती है, कोई बात नहीं, अपनी अलमारी में लगाइए, अपने रूम में लगाइए, ताकि आप अगर सुधरेंगे, दूसरे आपको देख के इंस्पायर होंगे और अपने आप आपके जो रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, आज सभी आप जितने भी स्टूडेंट हैं आज मेरी क्लास के हीरो है। ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया। मैम और इसी तरह एक से बात मैं जो भी बोलना चाहता असाइनमेंट है, थैंक यू, हाँ थैंक जी यू, बोलिए। थैंक यू। प्रिया मैम, मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जो भी असाइनमेंट्स आप प्रिया मैम को भेज रहे हैं, इनमें से 2 बेस्ट सिलेक्टेड जो रहेंगे उनको हम अगली मैगजीन में छापने की कोशिश करेंगे ना। जो भी होगा प्रिया मैम जो जिनको एक्सप्रूव करेगी उनको हम मैगजीन में भी स्थान देंगे। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, एक किसी का क्वेरी था मैम, किसी ने बोला था। हाँ जी बोलिए आप। हाँ मैम, मैं मुस्कान ठाकुर फ्रॉम गोंदिया बोल रही हूँ। मैम बहुत अच्छा बताया आपने असाइनमेंट, बहुत सुन के ही बहुत मजा आ रहा है, करने के बाद तो अलग ही आनंद आएगा। मैम इसमें एक क्वेरी थी कि मेरी मम्मी है तो उनके ना पीछे के दांत नहीं है, वो सुन रही थी ये सब, तो एक तरफ के है नीचे के नहीं है उनके, तो वो फिर कैसे चबाएंगी ना च्यू इतना बार। तो उनको खाना ही ऐसा लिक्विड बना के दो, तो उनको डाइजेशन का इश्यू रहता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है? मैम उनको शुगर है। हाँ तो देखो, चीज क्या बताए, जब खाना नहीं चबाएगा तो हमारा किसका, पेंक्रियास को काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, जी। तो या तो वो खाना ऐसा ऐसा लिक्विड बना के दीजिए, वो जो रोटी है ना, दाल के साथ इतना मैश करके दे दीजिए ताकि कम चबाना पड़े। जैसे हम छोटे बच्चों को देते हैं ना, जब दांत नहीं है तो ये प्रोसेस करते हैं ना, तो आप वैसा करना शुरू कर दीजिए, उनका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। शुगर में भी जैसे जो सर ने बताया था कि मेरा कंट्रोल हुआ। ठीक है, तो अगर दांत नहीं है तो हमें क्या करना है वो देखना है। अभी दांत क्या करते, काटने का काम, तो हमें अपने हाथों से काट के रोटी को अच्छे से बारीक करके उसके अंदर, दाल के अंदर मिक्स करके खा लो आप। ठीक है, या चावल अच्छे से जी जी, मैश थैंक करके फिर खा लो, चावल और दाल। ठीक है, सलाद जो है वो आप कद्दूकस करके खा सकते हैं बिल्कुल। आपने सैलेड क्या खाना है, क्योंकि आपके दांत नहीं है तो कद्दूकस वाले आप जल्दी जो है वो चबा सकते हैं या निगल भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ठीक है, जी जी, थैंक तो यू अब सो हम, मच मैम। वेलकम। ठीक है, अभी एक बार सारे अपने माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये कोई जगदीश जी, इनका माइक ऑन है, प्लीज, बहुत सारों का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और एक जो पढ़ाते हैं ना, तो वो पढ़ के आना है, क्योंकि फिर पिछला अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो फिर आगे का पढ़ने में इतना आनंद नहीं आएगा आपको। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी मैं उसको पूरा स्लाइड शो ही कर देती हूँ। अच्छा, ये स्लाइड शो हो नहीं पाएगा, चलो आप सभी लोगों को ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ये दिखाई पड़ रहा है। यस। ओके, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था डाइजेशन। हमारे शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर। ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, इनको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का। ठीक है, अभी हमें प्रोडक्ट क्या, लास्ट में हमें क्या मिलना है, इनका डाइजेशन करके, ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड एंड प्रोटीन से अमीनो एसिड। ठीक है, अब होता क्या है डाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो भी खाते हैं वो क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और उसे क्या चेंज करना है, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, और वो किसकी मदद से होगा, एसिड एंड एंजाइम की मदद से। और जो भी रिमूव होता अनडाइजेस्टेड फूड, वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आपको थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि भाई जो पाचन तंत्र है इसके कुछ स्टेजेस है। ठीक है,
तो कौन कौन से चरण है? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो वही भोजन को अंतःकरण क्या हो गया कि भोजन को मुंह में लेना, डाइजेशन उसका पाचन, एब्जॉर्प्शन की छोटी आंत में होता है जिसमें जो भोजन पचा है उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एसिमिलेशन यानी कि उस जो ऊर्जा को जो भी पचित भोजन है वो और एक सेल्स के पास जाएगा या उसका जो ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, और इजेशन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसे बाहर कर दिया। ठीक है, अब आता है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ है, ठीक है, माउथ के अंदर कौन से? टिट, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग, टीथ, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से शुरू होती है? मुंह से लेकर एनस तक खत्म होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन है? माउथ, बकल कैविटी, टिट, टंग, फेरिंक्स, नहीं माउथ एंड सॉरी, माउथ के अंदर क्या आएगा? टिट, टंग। ठीक है, तो इसके अंदर साथ ही साथ ग्लैंड्स कौन सी होती है? जो हमें माउथ में होती है वो है सलावरी ग्लैंड्स। अब आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के अंदर क्या है? सिर्फ ये एक श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का, ऐसा समझ लीजिए। एक मिनट, हाँ, सॉरी किसमें कॉल था। तो फेरिंक्स क्या होता है कि एक कॉमन पार्ट होता है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या है? इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होगा। वो क्या होगा? जो भी अपचित पचित भोजन है उसको कहाँ? स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। और स्टमक, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम सब कुछ ये देख चुके हैं। आगे ले लेते हैं थोड़ा। ये डायग्राम बता दिया था, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए थे, टंग, ठीक है, एपिग्लोटिस के बारे में आपको बता गया था, ईसोफेगस, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है और ये पेंक्रियाज है। ओके, और ये जो मुड़ी हुई संरचना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड ये रेक्टम और नीचे एनस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये भी पढ़ा चुकी हूँ और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरह का चार्ट है, आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू यूजेबल एंड डिसॉल्व फॉर्म्स, यानी कि घुलनशील और एब्जॉर्ब कर ले इस तरह के फॉर्म में चेंज करना इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, 2 टाइप्स, मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है, केमिकली क्या हो गया? उसके अंदर एंजाइम्स और एसिड को मिक्स कर रहे हैं, वो हो गया। एंड फिजिकली क्या? हम ब्रेकिंग एंड क्रशिंग एंड मैशिंग कर रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, और उसके बाद में डाइजेस्टिव मेड अप ऑफ सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है? कनेक्टेड पार्ट्स कौन से हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, और ये पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं जल्दी से। माउथ एंड बक्कल कैविटी, जिसके अंदर क्या है? टिट, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं टिथ। देखो, बक्कल मीन्स व्हाट ये मैम? बक्कल वही मुख, गुहा। ठीक है, हुआ। बक्कल का Thank you. मीनिंग भी यही है, माउथ। बक्कल मतलब ये जो बोलते हैं ना मुख, तो उसे बक्कल भी बोलते हैं। ठीक है, कैविटी जैसे एक पूरा आ करते हैं, तो किस तरह से कैविटी गुहा हो गया ना, वो है बक्कल कैविटी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, मुख या बक्कल कैविटी एक ही चीज है, माउथ। ओके, ये जो हमारे दांत हमें चमकीले चमकीले जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देते हैं ना, वो क्या है? क्राउन वाला पार्ट, और उसे क्या कहते हैं हम? इनेमल। ठीक है, अब इसके नीचे ये संरचना जो है डेंटाइन, फिर ये गम, ये मसूड़े। ठीक है, अभी देखो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये है रूट। ठीक है, जिसमें मसूड़े वो जब दांत धसा हुआ होता है वो कहलाता है रूट, और जो बाहर जो हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे दांत वो कहलाता है क्राउन वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स देती है, ब्लड के थ्रू यहाँ पे इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, तो जब कभी पेन होता है या कुछ भी फीलिंग्स होती है तो वो किस तरह से पता लगता है? क्योंकि ये नर्व के थ्रू ब्रेन में संदेश जाता है और के हमें यहाँ पेन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको विस्तार से बताती हूँ। देखो, ये क्राउन वाला पार्ट है, ओके, और ये रूट वाला पार्ट है। ये कौन सा? इनेमल। अब जो ये दांत की जब हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डोंटोलॉजी। ठीक है, वो साइलेंट है। अब जो इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है,
और ये जो दांत होते हैं वो इतना हार्ड होता है कि जैसे अगर मतलब जो अस्थियों में वगैरह क्या मिलते हैं, यही मिलते हैं ना दांत। और तो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोर्ट के। ठीक है, ये क्योंकि इसमें पानी नहीं होता तो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है ये। कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, और इसको फ्लोराइड जो है इसको अच्छा रखते हैं। लेकिन ज्यादा फ्लोराइड अगर हो जाए या ज्यादा फ्लोराइड वाला पानी अगर पी लिया जाता है तो उनके दांत कैसे हो जाते हैं, थोड़े येलोइश टाइप के हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपने सुना होगा कि किसी का ना आरसीटी करवाया, जैसे कोई कीड़ा लग गया तो डॉक्टर क्या करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फीलिंग कैसे करेंगे, ये जो एक होता है अमलगम की फीलिंग, उसके अंदर क्या होता है, जो मरकरी होता है, मरकरी मतलब पारा। ठीक है, उसके साथ जो अन्य आयंस होते हैं, ठीक है, उसको वो डाल के ऐसे मिक्सचर बना के वो फीलिंग करते हैं। ठीक है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आरसीटी पूछ लिया जाए किसका होता है, दांतों का। ठीक है, अब आता है जबड़ा। देखो, एक होता है ऊपर वाला, ये मैं आगे में बताती हूँ। ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो होता है ना जबड़ा, उसे बोलते हैं मैक्सिबुलर। ठीक है, नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं मैंडिबुलर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मैंडिबल, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स पड़े थे। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक जो ग्लैंड थी वो नीचे वाले जबड़े के पास में थी। अभी आपको बाद में बताती हूँ आगे वाली स्लाइड के अंदर। तो इसके अंदर हमने एक पढ़े थे एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़े थे। तब हमने क्या पढ़ा था, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर, और क्या पढ़ा था, पोस्टीरियर, एंटीरियर व्यू, ये सब हमने पढ़े थे। तो देखो, सबसे स्टार्टिंग में आया सुपीरियर लिप। तो आपको याद आ रहा है, इसलिए मैं कहती हूँ पिछला पढ़ा करो ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। अब वो हमने एक बॉडी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कि ये सुपीरियर पार्ट होता है और ये इंफीरियर पार्ट होता है। तो उस समय भी मैंने आपको ये बताया था कि ये सिर्फ बॉडी के बारे में नहीं है। बॉडी का अगर कोई पार्ट भी होगा ना तो उसके अंदर भी यही टर्म्स का यूज किया जाता है। सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला। ठीक है, और इंफीरियर का मतलब क्या हो गया, नीचे नीचे वाला। वाला। समझ आया? हाँ। और एक होता है एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब सामने अंदर। जो दिखाई दे रहा है। और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो यहाँ जैसे एक नीचे भी है, ये स्लाइड नीचे नहीं हो रहा है मेरे से, एक मिनट। हाँ हाँ, ये जो एंटीरियर व्यू लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये आगे से अपने को दिखाई दे रहा है, आगे वाला व्यू है। पीछे वाला दूसरा होगा, उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। तो अब ये कैसे काम आता है आपको समझ आ गया, ये यूनिवर्सल चीज है। तो हर में काम आएंगे, हर जगह इनका एक ही यूज है। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला और इंफीरियर मतलब नीचे वाला। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ताकि कोई तरह की कंफ्यूज ना हो, कोई पूछे ना ये मेरा वाला राइट या आपके वाला राइट। तो एक क्लियर चीज है, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर यानी पीछे। तो अब आगे के डायग्राम में भी इस तरह की चीजें आती है। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, एंटीरियर यानी कि ये आगे वाला, ये आगे वाला हमारा जो बॉडी का शरीर है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। ओके, अभी आगे चलते हैं। देखो, इसके अंदर हाँ, एक संरचना ये होती है टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये आपको ये आगे वाले टिप दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये देखो ऐसे करके ये लाइन जा रही है, इसका मतलब है इंसिजर्स। 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको और अच्छी एक स्लाइड में दिखाती हूँ, पहले ये देख लीजिए, इनको बोलते हैं इंसिजर। फिर इसके बाद में जो साइड में जो है, ये इसके पास वाला जो तीखे तीखे हमारे दांत होते हैं ना, देखो आगे के 4 दांत इस स्लाइड में दिखाती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो वाले जो दांत होते हैं। ठीक है, ये एक साइड का जबड़ा बता रही हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इमेजिन कर हाँ। लीजिए ऊपर भी होंगे। तो ये जब हम स्माइल करते हैं तो जो टिथ हमें सामने दिखाई देते हैं, जैसे स्माइल किया तो क्या हुआ, ये दांत जो दिखाई दिए वो येलो वाले, उनको बोलते हैं इंसिजर टीथ। ओके, तो ये काम क्या करते हैं, काटने का। अब ये जो है ब्लू कलर का, तो ये क्या करते हैं, कैनाइन। ये आपने शेर में देखा होगा। ठीक है,
जो मांसाहारी जीव होते हैं, तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ये है प्री मोलर, ठीक है, तो ये भी चबाने का काम करते हैं। और ये होते हैं मोलर, ये जो आपको सी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है मोलर। तो इनकी संख्या कितनी है वो आपने देखना है। अभी जैसे एक बार वापस से आपको इसमें बता देते हैं। देखो, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। अभी इसके अंदर ये सामने के ये स्माइली टीथ हो गए, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। साइड वाला क्या कहलाया? कैनाइन। उसके पीछे वाले क्या कहलाए? प्रीमोलर, ठीक है। और हाँ, ये देखो, ये प्रीमोलर, और उसके पीछे वाले क्या कहलाए? मोलर्स। समझ आया सबको? ठीक है, कोई इशू नहीं। अब एक यहाँ पे है ये टॉन्सिल जैसी संरचना, ये इसे यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, जब हम आ करते हैं ना, ठीक है। देखो, हम किसी के घर में एंटर होते हैं, ये आपको देखो क्या क्या लग रहा है? एक बड़ा सा गुफा लग रही है, हमारा मुंह कैसा लग रहा है, ठीक है। हमारे घर के बाहर गार्ड खड़े होते हैं या ब्लॉक के बाहर, ठीक है। तो वैसे ही ये जो टॉन्सिल्स है ना, ये हमारा जो ये घर है, समझ लीजिए ये गुफा है एक, या ये हमारा घर है, तो ये हमारे गार्ड है, रक्षक है। टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, तो कभी टॉन्सिल्स निकलवाने नहीं चाहिए, क्योंकि सुना होगा ना कि बच्चों के टॉन्सिल्स निकाल दिए गए। अभी सोचो, ये हमारे गार्ड है, रक्षक है, इन्हीं को ही हम हटा देंगे तो क्या होगा? ज्यादा हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे ना। इसलिए इसे नेचुरल वे से ट्रीट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर मैं ये 4 दांत हैं, अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे कर दूं, ठीक है, बीच में से एक लाइन काट दूं, और प्लस में अगर एक लाइन ऐसे काट दूं, देखो ये वाले दांत सेम है, ठीक है भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले सेम है ना। अब मैं इसमें एक लाइन खींच दूं, कि पहले आपको आगे समझाती हूँ फिर बताती हूँ। देखो, ये इंसीजर येलो कलर के दांत दिख रहे हैं, जो हम स्माइल करते हैं तो हमें जो टेप दिखाई देते हैं आगे वाले, वो क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। ये कितने हैं? 8, 1 2 3 4, जितने आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी 4 होंगे, ठीक है। 4 और 4 कितने हुए? 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैनाइन, देखो ये सिर्फ ये एक इधर, ये ब्लू कलर का, और ये एक इधर। अब ये नीचे वाले जबड़े में है, ठीक है, 2 हो गए। कितने हो गए? 1 और 1 2। अभी ऊपर वाले जबड़े में भी 2 मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, ठीक है, 4। ये क्या काम करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। हमें भी कोई पैकेट खोलना होता है तो हम कैसे करते हैं? साइड से फाड़ते हैं ना, तो वो वाले दांत है ये। अब आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर ये उसके बाद में, ये क्या? च्यू और ग्रिंडिंग करने, मतलब ग्राइंडिंग करने का, यानी पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम आते हैं, ठीक है। ये ऑरेंज ऑरेंज कलर के है ना, ये हो गए हमारे प्रीमोलर, ठीक है। तो ये कितने हुए? 2 इधर है, 2 इधर है, 4 हो गए, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होंगे, 4 + 4 कितने हो गए? 8। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है जी आ रहा है। अभी चलते हैं, हाँ ओके थैंक यू। अभी चलते हैं मोलर। तो मोलर कितने हैं? देखो 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। नीचे वाले जबड़े में कितने? 6। ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे? 12, ठीक है। 6 और 6 कितने हो गए? 12। आपको ये समझना समझ में आ गई दांतों को? ठीक है, ये भी क्या काम करते हैं? चबाने का, मिक्सिंग का, जो भी फूड हमने चबाया उसका सलाइवा या लार के साथ मिक्सिंग किया, ठीक है, और पीसने का काम किया, ग्राइंडिंग किया अच्छे से, इस तरीके से। अभी देखो, एक बार वापस देख लो, ये कैनाइन, नहीं सॉरी, ये इंसिजर, ठीक है, आगे के दांत, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये मोलर। समझ आ गया? अब आगे की बात के लिए ये है कि जो हमारे टेम्परेरी टिथ होते हैं, यानी कि बच्चों के सुना होगा ना, दूध के दांत होते हैं, तो उनमें क्या होता है? दूध के दांत में ये जो होते हैं वो नहीं होते। ये क्या है? प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 0। और जो मोलर होते हैं ना, उसमें से सिर्फ ये 2 होते हैं, ये पीछे के ये भी नहीं होते, ठीक है।
तो अभी इनकी संख्या कितनी हो गई 0 और मोलर की संख्या कितनी होगी 2 और 2 4 और 4 इधर है तो ऊपर भी कितने होंगे 8। चलो देखो आगे मैं जो समझाना चाहती हूँ ना वो आपको बताती हूँ। अभी एक फॉर्मूला निकालते हैं हम, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे, देखो बच्चों के दांत टेम्परेरी टीथ होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं 20, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे प्री मोलर नहीं होंगे। अब जो परमानेंट टीथ होंगे तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। अगर आपको कोई पूछ ले ना, क्योंकि देखो 20 तो टूट गए, 20 हमारे वापस आएंगे, तो परमानेंट टीथ कितने हुए 12 ही हुए ना। अगर 32 माइनस 20 करो 12 आया ना, तो ये वाले दांत तो हमारे मतलब टूटते नहीं है, ये हमारे परमानेंट रहते हैं। और अगर ये पूछ ले कि परमानेंट टीथ इन अडल्ट, किसी में ऐसे पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं 32, ठीक है। अभी अगर मैं एक लाइन यहां से कर दूं, ठीक है, बीच में से, ये जैसे बीच में से एक लाइन खींच दूं सपोज, ठीक है, बात बराबर है। इधर वाले भी यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, ठीक है, कर सकती हूँ ना ऐसा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी, एक इमेजनरी लाइन यहाँ पे, ठीक है, कि अब 4 न लिख के अब मैं क्या बोलूंगी 2, यहाँ कितने हैं 1 और यहाँ कितने हैं। अगर फॉर्मूला बनाया जाए बच्चों के, मैंने क्या बोला था यहाँ पे होते ही नहीं है प्री मोलर 0 और मोलर कितने, ये पीछे वाला नहीं होता, सिर्फ ये 2 ही होते हैं। तो फॉर्मूला बना 2 1 0 और यहाँ हो गया 2। तो फॉर्मूला देखिए आगे है 2102, ठीक है, 2102 इंटू 2 कर देंगे तो ये पूरे दांत हो जाएंगे। अभी ऐसे ही परमानेंट टीथ के अंदर क्या होता है 2 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो परमानेंट टीथ के अंदर भी फॉर्मूला क्या आया 2123, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी देखो इसका डबल कर दो, 2123 को 4 से गुणा करोगे तो आंसर वही आएगा 32 और 2102 को 4 से गुणा करोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, वापस से समझा देती हूँ, सिंपल वे में समझा देती हूँ, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना समझ लो। येलो वाले जो दांत दिख रहे हैं वो क्या हो गए, काटने का काम करते हैं। जो हमारे स्माइली टीथ है वो इंसिजर है। ब्लू वाले जो साइड में जो दांत होते हैं वो क्या कहलाता है कैनाइन। फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं ये, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं प्रीमोलर। फिर और पीछे जो हम कहते हैं ना दाढ़े हैं वो कहलाते हैं मोलर्स, ठीक है। वो हमारे हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। समझ आ रहा है सभी को या कंफ्यूजन है तो वापस से समझाऊं, वापस से समझाना है आप सभी को। नहीं ठीक है, नहीं मैंने ठीक समझ है में आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है। तो इंसिजर्स ने क्या किया, काटने का काम किया। कैनाइन ने क्या किया, चीड़-फाड़ करने का काम किया। प्रीमोलर ने वही च्यूइंग और ग्राइंडिंग करने का काम किया। और मोलर्स ने और मिक्सिंग और च्यू और साथ साथ में क्या किया, पीसने का भी, ग्राइंडिंग करने का भी काम किया, ठीक है। अब ये खाना क्या हो गया, बिल्कुल कैसा, एक लुगदी जैसा बन गया, ठीक है, बहुत चबाया तब। अभी मुंह में पचित भोजन को क्या बोलते हैं, जैसे जो अपचित और पचित भोजन जो एक लुगदी बनेगी उस फॉर्म को क्या बोलते हैं बोलस, ठीक है। अभी इसके अंदर दांत के बारे में, डाइफोडोन मतलब क्या होता है, हमारे दांत कितने बार 2 बार आते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोडोन। यानी हमारा दांतों का शेप देखो डिफरेंट डिफरेंट है, ये कैसे है नुकीले है, ये कैसे है, ठीक है। तो हमारे दांत जो है ना सेम नहीं होते सारे, तो उसको क्या बोलते हैं हेट्रोडेंट, ठीक है। इसका जो साइज होगा और जो शेप होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। होमोडोंट जो होते हैं वो क्या कहलाता है, जिसका सेम साइज होता है, जैसे कि चूहा हो गया तो उसमें सारे दांत उसके एक जैसे होंगे, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो दांत होते हैं ना वो एक सॉकेट में होते हैं, जैसे एक पूरा ये जैसे ये है, ठीक है, गम्स के अंदर मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, हर एक के लिए एक सॉकेट बना हुआ है, जैसे एक पूरा एक ढांचा बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं थीकोडोन, ठीक है। और हमारी जो दाढ़ें होती है ना उसे बोलते हैं विजडम टूथ, वो 4 होते हैं।
अब जो ये हमारे 32 दांत होते हैं ना, वो दाढ़ों को मिला करके होते हैं, अक्कल दाढ़ को मिला करके काउंट करेंगे तो वो हमारे कितने होते हैं, 32। ठीक है, जो क्या मानते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अवशेषी अंग। ठीक है, अभी देखो जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, फिर भी बता देती हूँ। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स थी। तो एक था पैरोटिड। पैरोटिड क्या थी, कान के पास। ठीक है, ये हो गई जो सबसे बड़ी होती है, देखो ये दिख रही है बड़ी। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी थी सबलिंगुअल, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर का मतलब, मैंडिबल का मतलब क्या होता है, नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, अभी थोड़ी देर ऊपर पहले मैंने बताया था कि एक होता है, ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये मैक्सिबुलर जॉ, उसको अपर बोलते हैं, और मैंडिबुलर जो होता है वो नीचे वाला। ठीक है, तो अभी ये क्या है, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा है, तो अभी इसका क्या नाम पड़ गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये कहाँ हो गई, इस नीचे वाले जबड़े के नीचे। ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ओके, और टंग के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, उसमें से एक है जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उसमें से जीभ हो गया। 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, करीब 2000 के करीब। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ये ग्लैंड होती है। ठीक है, जो आपको बता दी। अब जो टंग के ऊपर टेस्ट होते हैं, ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, 4 प्रकार के। और इसपे जो रेज, जो ये स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये कहलाते हैं पेप्लिया। और ये जो है स्वाद कलिकाएं जो होती है, बर्ड्स, टेस्ट बर्ड, ये यहाँ पे इस तरह से लगी होती है, जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का ज्ञान होता है, ये सारे। ठीक है, अभी ये बता दिया था, जैसे ये क्या है, यहाँ पे बीटर टेस्ट है, आगे का क्या होता है, स्वीट, उसके बाद में सॉल्टी, यहाँ किनारों पे खट्टा, सॉर। ठीक है, बीच वाला टेस्ट खाली है, इस पे किसी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ टेस्ट बर्ड नहीं है। ठीक है, आगे ये पीछे क्या रह गया था, सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो लार है, उसमें अंदर कौन से 2 एंजाइम पढ़े थे हमने, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट लास्ट क्लास में हो चुका है, तो आज मैं पढ़ाना चाहती हूँ, वो मिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है मैम लाइसोजाइम। हाँ, मैम आपको क्षमा चाहता हूँ, इसमें हमने एक जगह देखा था कि ये जो 3 ग्लैंड से आपने बनाया है, तो उसने कहा था कि 3 जोड़ी ग्लैंड होते हैं, क्या सही है? हाँ, 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 ये सही है, 3 जोड़ी होती है। देखो किस तरह से बता देती हूँ वापस से। 3 जोड़ी का मतलब, देखो पेयर्स के अंदर है, एक राइट गाल पे है, दूसरे लेफ्ट गाल पे, देखो एक इधर है, एक इधर है, तो जोड़ी हो गया ना। ठीक है, हाँ हाँ तो 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन वो पेयर्स के अंदर होगी। समझ आ गया, हाँ 3 जोड़ी ही कहा जाएगा, लेकिन किसमें है, वो जोड़े के अंदर है। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, तो एक, लेकिन वो जोड़े में है, तो अपन 6 नहीं लिखेंगे। अच्छा अच्छा, समझ आ गया, जी जी ग्लैंड तो सिर्फ 3 ही है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, बट वो जोड़े में, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, एक नीचे, एक इधर है। समझ आ गया, चलो जी जी आगे थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं। हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि टाइलिन एंजाइम होता है, सलाइवरी या सलाइवरी एंजाइम होता है, जो किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का उस पे जो है, स्टार्च पे, उस पे फंक्शन होके माल्टेज में, माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। अभी जो पढ़ाना चाहती हूँ वो पढ़ाती हूँ। इसोफेगस कोई किसी प्रकार का नहीं होता है डाइजेशन। पेरिस्टालसिस जो होता है, मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर। अब किसी का माइक ऑन है तो वो प्लीज ऑफ कर दीजिए। ठीक है, देखो स्टमक का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये इसोफेगस से खाना किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं, कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर। स्टमक स्टमक देखो आपको कैसा दिख रहा है, जे शेप का दिख रहा है ये। ठीक है, ये जे शेप का हो गया। ओके, अभी ये हो गया जे शेप का। और इसके अंदर खाना जो है 3 से 4 घंटे क्या रहता है, पड़ा रहता है। ओके, और 1-2 घंटे बाद उसका डाइजेशन होना शुरू होता है। ठीक है, अब इसके 3 पार्टीशन किए गए हैं, पहला कार्डिक, दूसरा फंडिक पार्ट, और तीसरा है पाइलोरिक। ये देखो, यहाँ इधर हार्ट होगा ऊपर,
तो हार्ट के पास है, इसका नाम याद रखने के लिए कार्डियक पार्ट, ठीक है, बीच वाला फंडिक, ठीक है, और नीचे वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है वो क्या कहलाएगा, पाइलोरिक भाग। समझ आ गया, ये पाइलोरिक, ये फंडिक भाग, और ये है क्या है, कार्डियक भाग। क्लियर हुआ, स्टमक के 3 पार्टीशन हो गए, कार्डियक, फंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक। आगे बढ़े, अभी देखो जो कार्डियक वाले पार्ट में क्या होता है, इसमें HCl एसिड, देखो HCl एसिड क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। तो वो क्या काम करता है, जर्म्स को मारने का काम करता है। जैसे हमारे अंदर, जैसे हमने लार में देखा था, तो कौन सा था, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, तो उसने क्या करा, कुछ ही बैक्टीरिया को मारा, ठीक है, सारे को नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी खाने में अगर कुछ जर्म्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो वो इन जर्म्स को मार देता है, ठीक है, और फूड को क्या कन्वर्ट करता है, एसिडिक नेचर, अम्लीय वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। और फंडिक पार्ट में कुछ रूखे जैसी संरचना होती है, हम क्या कहते हैं, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही हो तो, ये हम बोलते हैं ना, तो किस वजह से बोलते हैं कि फंडिक पार्ट में जो रूगी जैसी संरचना होती है, वो कांटेनुमा संरचना, जैसे वो हमें कुछ चुभने जैसा फील होता है, तो उन संरचनाओं की वजह से हमें लगता है कि हमें भूख लगी हो और कांटे जैसे लग रहा है या चूहे दौड़ रहे, जो हम बोलते हैं, तो वो इन संरचनाओं की वजह से होता है, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं की वजह से क्या होता है, हमारा जो पेट, हम नहीं कहते बहुत फूल गया है, या जो उसका जो आयतन है, मतलब जो वो बढ़ जाता है, तो वो इस वजह से होता है, एनलार्ज हो जाता है, जो सरफेस होता है ना स्टमक का, वो इन वजह से एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद में आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, मेनली स्टमक के अंदर डाइजेशन किसका होगा, प्रोटीन का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, डाइजेशन किसका होगा, प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए कैसा वातावरण चाहिए, अम्लीय, ठीक है। तो क्या आया, कार्डिक पार्ट से ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो निकल गया, ठीक है। अब वो इतना तेज, इतना कॉन्सेंट्रेट होता है कि आपकी अंगुली भी जल जाए, ठीक है, इतना खतरनाक। अब सोचो कि पेट पे क्या प्रभाव नहीं पड़ता होगा, तो क्या वजह है, तो हमारे जो क्या होता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उस पे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। पहले क्या होता है, म्यूकस सेल्स होती है, उसके उससे क्या होता है, म्यूकस निकलता है। तो पूरा जो हमारा जो स्टमक होता है ना, उसके चारों ओर म्यूकस की लेयर बनी होती है, ठीक है, और वो क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है, बेस नेचर होता है। तो हमारे जो पेट की दीवारों पे जब उसका लेप होता है, तो उससे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है, और जो खाना है वह चिपके नहीं, ओके, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के होने की वजह से। अब इसके अंदर दूसरी जो टाइप की सेल होती है, वो होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, उससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरी होती है पेप्टिक सेल्स। वो क्या करती है, ये जो पेप्टिक सेल्स होती है ना, ये एक प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये क्या करती है, ये एंजाइम होते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करती है, उत्तेजित करती है, और किसमें कन्वर्ट करती है, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट करती है। अब क्या होगा, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कैसे करेंगे, उसे पेप्टोन्स में बदल देंगे। अभी छोटे बच्चों के अंदर वो दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम काम आता है, ठीक है, और दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसे बोलता है कैसीन प्रोटीन। तो वो यहाँ स्टमक में क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें देखो, प्रोटीन का पाचन हो रहा था, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमें क्या मिलना था, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल चाहिए, तो हम सोचेंगे कि इसका पाचन जो है, डाइजेशन, वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें यहाँ प्रोटीन पे पाचन हुआ, और क्या मिले,
पेप्टोन्स मिले, पेप्टाइड मिले, ठीक है। तो अभी पाचन क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोटीन का पाचन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा पाचन हुआ है, ठीक है। आंशिक रूप से डाइजेशन जो है वो हो गया है, ठीक है, लेकिन पूर्ण पाचन अभी बाकी है। तो वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। वापस से समझा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रही है आज मैडम। देखो स्टमक है, ठीक है, जे शेप का है, इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। और वो क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाने के लिए जो एसिडिक नेचर चाहिए तो वो प्रदान करता है, ठीक है। जो प्रोटीन होगा अगर क्षारीय होगा तो वह जो है नेचर, अगर क्षारीय होगा तो प्रोटीन का पचन नहीं होगा, तो प्रोटीन सिर्फ अम्लीय वातावरण में ही डाइजेशन होगा उसका। तो HCl अम्ल उसके अंदर आ गया तो क्या बना दिया, उसका पूरे को एसिडिक नेचर प्रदान कर दिया। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो म्यूकस की लेयर होती है वो इसे सेफ रखती है, ठीक है। अब इस म्यूकस जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उससे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। एक से तो क्या निकला, जो है म्यूकस, दूसरे से ऑक्जेंटिक सेल्स जिससे HCl निकला, तीसरे से पेप्टिक सेल से एक होता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ये एंजाइम क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसे एक्टिव फॉर्म में ला दिया, चेंज कर दिया, और क्या बनाया, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म मतलब क्या होता है, वो है लेकिन काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही एक्टिव हुए तो किस में चेंज हो गया, रेनिन एंजाइम में चेंज हो गया। अब यह काम करेगा प्रोटीन का डाइजेशन में। तो प्रोटीन का डाइजेशन के अंदर पेप्सिन एंजाइम ने क्रिया करके किस में बदला, पेप्टोन्स में। और जो आपने सुना होगा जैसे दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, या आप छोटे बच्चों के बारे में सुना होगा कि फटा हुआ दूध निकालते हैं, और दादी वगैरह बोलती है कि नहीं, फटा हुआ दूध निकल रहा है तो वो अच्छा है, इसका मतलब सही है, डाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो देखो ये जो फटा हुआ दूध होता है ना, वो क्या होता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। ये जो फटा हुआ दूध होगा ना, मतलब वो चेंज हो गया, यहाँ तक डाइजेशन हो गया। जो दूध था वो फटा हुआ दूध यानी कि दही में जो चेंज हुआ ना, वो क्या कहलाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है। वो जो कैसीन प्रोटीन थी वह प्रोटीन किस में परिवर्तित हो गई, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज हो गई, किसकी मदद से, रेनिन एंजाइम की मदद से, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो इसमें कौन कौन से जूसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, जो है गैस्ट्रिक मतलब जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस स्त्रावित किया जाता है गैस्ट्रिक जूस। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, और HCl एसिड होता है, आयंस होता है, पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है, और म्यूकस। समझ आ गया। ये सारे आपको जठर रस के अंदर दो तो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, म्यूकस, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और वाटर और आयंस। समझ आ गया। और इसका जो पीएच होगा तो उसको बोलते हैं, वो कितना होगा, 1.5 से 2.5, यानी एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है। और इसमें पचित भोजन कहलाया जाता है काइम। ओके, अभी देखो टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता देती हूँ। सिर्फ उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, विस्तार से हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है येलो येलो, ये स्टमक है, ठीक है। ये कार्डिक पार्ट था, ये फंडिक पार्ट था, और ये था पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। ये हमने 3 में डिवाइड किया था। अब इससे जो कनेक्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये पहला, ये पूरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक। अभी ये जो पहला ये पार्ट है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है स्टमक से, वो कहलाता है ड्यूडेनम, ठीक है। और ये जो दूसरा जो पार्ट है वो पर्पल पर्पल कलर का, वो कहलाता है जेजुनम। और तीसरा जो ये पार्ट, ये लाइट पिंक जैसे, ये पिंक जैसे पिंकिश वाला है ना, वो कहलाता है इलियम, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या क्या था, ड्यूडेनम था, जेजुनम था, और इलियम था। ओके, अब इस ड्यूडेनम में क्या होता है, ये यू लाइक स्ट्रक्चर है। देखो ये यू लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये होता है ड्यूडेनम। और ये पर्पल पर्पल हो गया जुजुनम।
और ये पिंकिश वाला ये हो गया इलियम। अब इसके अंदर यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लीवर, ठीक है, पेंक्रियाज। इनसे आने वाले जूस जो होते हैं वो यहाँ इसके अंदर मिलते हैं ताकि वो भोजन को पचा सके। देखो इस वाले डायग्राम में देख लीजिए, ये था हमारा स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। अभी ये क्या है? लीवर, और ये क्या है? गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये इधर से ये है पेंक्रियाज, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, ये है ड्यूडेनम, ये यू वाला पार्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये यू वाला पार्ट ड्यूडेनम। इसके अंदर आपको ध्यान से देखना, ये क्या है? गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, और ये है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से भी जो डक्ट निकल रही है वो कहाँ आ रही है? इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने रस है, ठीक है, जो अपने एंजाइम्स है, जो भी स्रावित करते हैं, ये जूस जो भी है वो सब इसमें भेजा जाता है। तो पेंक्रियाज के द्वारा जो भी पाचक रस होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस होते हैं, वो इसके अंदर आकर मिलते हैं। तो और गॉल ब्लैडर और ये गॉल ब्लैडर और ये लीवर, इसके द्वारा जो भी स्रावित जूस होते हैं वो इधर आके मिलते हैं और भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं, ठीक है, समझ आया? और विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार वापस बता देती हूँ, माउथ है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये 3 पेयर्स हो गए, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पेरिटेड, ये पेरोटिड, ठीक है, ये फेरिंग्स, ठीक है, जो क्या है? श्वसन और पाचन तंत्र का एक कॉमन पाथ है, वायु भी इधर से जा रही है, खाना भी इधर से जा रहा है। ये क्या है? इसोफेगस, ठीक है। अभी ये क्या है? लीवर, और ये गॉल ब्लैडर, ये स्टमक, और ये पेंक्रियाज। अब हम जो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अंदर पूरे जो थोड़ा बहुत रह जाता है, मतलब भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ होगा, ठीक है। और ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसके अंदर क्या? ये असेंडिंग हो गई, ये ट्रांसफर्स हो गई, और ये क्या हो गई? डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी कि ये ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ट्रांसफर्स हो गई, और ये नीचे उतर रहे वापस, ये डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है, नीचे ये हुआ एनस। अभी ये लीवर वाला कल हम विस्तार से पढ़ेंगे, अब टाइम हो गया है तो ज्यादा समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। अभी एक बार वापस से बता देती हूँ, आज दांत की जो संरचना पढ़ी, क्या पढ़ा था हमने? देखो, माउथ एंड बक्कल कैविटी एक ही चीज है, ठीक है, मुख या मुख गुहा, ओके। टिथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स तो पढ़ चुके थे, टिथ के बारे में देखना था हमें। तो ये जो हमारा क्राउन वाला पार्ट, ये जिसमें दांत हमें दिखाई देते हैं, और नीचे रूट वाला जो मसूड़े के अंदर जो पार्ट धसा हुआ होता है, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी ये क्या है? ये किस वजह से इतना हार्ड होता है? जो हमारे दांत होता है वो बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है। तो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के और फास्फोट के, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसमें पानी नहीं होता है, ओके। और अब आगे चलते हैं। ये इसके अंदर ये थोड़ी सी एक संरचना बताई थी कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारे क्या है? गेट कीपर, हमारे रक्षक है, ठीक है। और 4 प्रकार के जो है दांत होते हैं, वो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ टीथ। एक होते हैं इंसिजर्स, ठीक है, जो काटने का काम करते हैं। ये येलो वाले टीथ जो है वो इंसिजर्स हो गए। अब ये ब्लू वाले जो टीथ हो गए वो कैनाइन, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ये ऑरेंज कलर के जो दांत होते हैं वो च्यू, चबाने, पीसने का और इसका काम करते हैं। और ये भी क्या? मिक्सिंग, चबाने का और पीसने का काम करते हैं, जो मोलर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अगर फॉर्मूला हमें देखना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन कर दी, ठीक है, कर सकती हूँ। अभी ये वाला पार्ट, राइट वाले भी उतने ही दांत हैं और लेफ्ट वाले में भी उतने ही दांत हैं। यहाँ अगर 3 कह रही हूँ तो यहाँ भी 3 है, यहाँ अगर मैं 2 कह रही हूँ तो यहाँ भी 2 है, यहाँ अगर कैनाइन 1 कह रही हूँ तो यहाँ भी 1 है, और यहाँ अगर इंसिजर 2 कह रही हूँ तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो अब हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। अब इसमें क्या होता है? बच्चों के अंदर ये प्रीमोलर दांत जो होते हैं वो नहीं होते, 0 होते हैं, और जो ये अक्कल दाढ़ होती है वो बच्चों में नहीं होती है, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 ही हुए, ठीक है। तो इस वाले सिर्फ एक सिंगल वाले में कितने हुए? 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है।
फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। 2 1 0 और ये 2, ये बच्चों का हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अक्कलदाढ़े हैं, ये नहीं है बच्चों में, ठीक है, और ये वाले भी नहीं है, ठीक है। अभी अडल्ट का अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, 2 1 2 और ये कितने 3, ठीक है। अब इसको 4 से गुणा कर दो, हो जाएगी संख्या 32, ठीक है। 2 1 2 और ये क्या हो गए 3, ठीक है। तो वैसे ही फॉर्मूला है, टेम्परेरी टिथ कितने हो गए 20, ठीक है, जो क्या वापस आते हैं हमारे दांत, ये क्या कहलाते हैं दूध के दांत। परमानेंट टिथ कितने हो गए 12, और एक पूछ ले एक अडल्ट में परमानेंट टिथ कितने होते हैं, तो क्या कहेंगे 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, 2102 क्या है, ये है 2102, 2 1 0 एंड 2। अडल्ट के अंदर क्या हो गया 2 1 2 एंड 3, ओके। अभी इसके अंदर क्या, ये जो हम दांत हमारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, एक सॉकेट में होते हैं, ठीक है वो, और हमारे 4 क्या होती है अक्कलदाढ़े होती है, जो क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है, ठीक है। अभी ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हो गई, जो क्या होती है पेयर्स के अंदर होती है, जोड़े में, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अभी इसमें टंग आ गया, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, टेस्ट बर्ड होते हैं करीब 2000 तरह की जो टेस्ट बर्ड होती है इसके अंदर, और 3 टाइप्स हो गई, ठीक है। अब स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, रेज स्ट्रक्चर, पेप्लियाज होते हैं जो डायग्राम के अंदर, ये जो रेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या कहलाता है पेप्लिया, ठीक है। और ये क्या है टेस्ट बर्ड, ये स्वाद कलिका है, जैसे किनारों पे और इस तरह से लगी होती है, जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है, ठीक है। और इसके अंदर सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो जो ये जो एंजाइम होता है नाम एक ही है, टाइलिन बोलो, ठीक है, इसके अंदर पी साइलेंट है, ठीक है, और TYALIN ऐसे है नाम। और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम वो क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खा रहे हैं, स्टार्च के रूप में खा रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भोजन का क्या हो गया, अब कुछ कुछ आंशिक पाचन क्या हुआ, कुछ पाचन हुआ है ना, यहाँ पे स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, हमें किसमें कन्वर्ट करना था स्टार्च को ग्लूकोज में, तो अभी पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, ठीक है। और यही जो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है वो वापस कहाँ निकलता है, पेंक्रियाज के अंदर। तो अगर हमने इसका 20% भी अगर भोजन चबा चबा के खाया है, तो पेंक्रियाज को अब कितना काम करना पड़ेगा 80%। तो इस प्रकार से हम पेंक्रियाज को सिर्फ भोजन चबा चबा कर खाकर पेंक्रियाज को रिलीव कर सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा असर किस पे होता है, पेंक्रियाज पे, प्रभावित कौन सा अंग होता है पेंक्रियाज। तो अगर उसको रिलैक्स करना है तो हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। और जो इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम के थ्रू जो है मार दिया जाता है। और आगे चलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, 3 टाइप्स हो गया, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। जो सबलिंगुअल होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, पैरोटिड जो होती है बड़ी होती है, 1 लीटर तक जो है सलाइवा जो होता है लार वो निकलता है, ठीक है। और ये 3 पेयर्स के अंदर होती है, जोड़े में होती है। और ये सब बता चुकी हूँ, 2 प्रकार के ये एंजाइम्स हो गए, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, और जो लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। और इसके अंदर क्या हो गया कि वाटर होता है, म्यूकस होता है, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के ये एंजाइम, लाइसोजाइम एंड टाइलिन एंजाइम। अब होता है फेरिंक्स, फेरिंक्स एक ऐसा कॉमन पाथ है जो क्या है, श्वसन नली और भोजन नली का एक कॉमन पाथ, जहाँ से वायु भी जा रही है और खाना भी जा रहा है, ठीक है। और ये संरचना एक बताई थी मैंने कि एपिग्लोटिस होता है, एक ढक्कन होता है, जिस तरह से वो खाने को श्वसन नली में जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अब है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ये हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स देख चुके हैं, लीवर, स्टमक, ठीक है, ये डायग्राम हम देख चुके हैं। अब आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस ये रहा, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि भोजन को
सिर्फ स्टमक तक पहुंचाना। और कौन सी क्रिया के द्वारा? पेरिस्टालसिस यानी क्रमकुंचन गति द्वारा भोजन को पहुंचाना। ठीक है, और आज हमने पढ़ा स्टमक के बारे में। स्टमक क्या हो गया? ये जे शेप की आकृति का, जिसमें क्या हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। जो जो ये देखो यहाँ पे क्या होगा? हार्ट होगा। ठीक है, तो जो हार्ट के जो उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये देखो उसी से ही वो शब्द बना कार्डिक पार्ट, क्योंकि वो हार्ट के पास है, तो क्या हो गया? कार्डिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक बीच वाला। ठीक है, फंडिक सॉरी फंडिक बीच वाला, पाइलोरिक लास्ट वाला। ठीक है, अब आता है जे शेप का हो गया। 3 से 4 घंटा इसमें खाना पड़ा रहता है और 1-2 घंटे बाद उसका डाइजेशन होना शुरू होता है। ठीक है, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक पार्ट हो गया। अब कार्डिक पार्ट से क्या निकला? HCl निकला, जर्म्स को मारने के लिए काम आता है। ठीक है, और फूड को कौन सा नेचर प्रदान किया है? एसिडिक नेचर। और प्रोटीन के पाचन के लिए क्वेश्चन आता है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? तो आप क्या लिखेंगे? अम्लीय। ठीक है, एसिडिक। ओके, अभी फंडिक पार्ट में क्या होता है? रुगे जैसी संरचना होती है, जिससे हम क्या करते हैं? हंग्री फील करते हैं, और जब कांटे जैसी हमें लगता है, जो अनुभव होता है वो इन्हीं संरचनाओं की वजह से होता है। और जो हमारा जो स्टमक का जो सरफेस होता है वो एनलार्ज इसी संरचनाओं की वजह से होता है। ठीक है, अब आता है पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। पहला म्यूकस सेल्स, दूसरा ऑक्सेंटिक सेल्स एंड तीसरा पेप्टिक सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल से उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। ठीक है, म्यूकस सेल से म्यूकस निकला। पेप्टिक सेल से 2 प्रकार के एंजाइम, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन क्या होते हैं? इन्होंने ये इनएक्टिव फॉर्म में, वो क्या करते हैं? एक्टिव फॉर्म में चेंज जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम। और जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो किस में एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गए? रेनिन एंजाइम में चेंज हो गए। ठीक है, और वह क्या करता है? प्रोटीन पे डाइजेशन का काम करता है। और प्रोटीन को किस में चेंज किया? पेप्टोन्स में। और रेनिन एंजाइम जो होगा वह क्या होता है? दूध का पाचन करता है। और दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन नाम का, तो वह किस में चेंज होता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन का जो पाचन है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलना था? प्रोटीन से हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या आना था? अमीनो, वो अभी तक नहीं आया है। तो इसका जो पाचन होगा वो किसमें होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतना समझ आया सिंपल वे में कि प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको एसिडिक नेचर प्रदान करता है। फिर क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन पे क्रिया करके उसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम ज्यादा जो है स्रावित होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या पीते हैं? दूध। तो दूध के अंदर दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। ठीक है, और रेनिन एंजाइम ज्यादा जो है सिक्रीट होगा। ठीक है, और दूध के अंदर एक प्रकार की प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, और जो दही बनता है, जो फटा हुआ दूध जो हम कहते हैं, वो क्या होता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। ओके, पूर्ण पाचन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालती है? जठर ग्रंथि जो है जठर रस निकालती है। जठर रस में क्या होता है? वाटर होता है, HCl एसिड, आयंस, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस। ठीक है, ये सब होता है। क्लियर हुआ? और पीएच स्टमक का कितना होता है? 1.5 से 2.5। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हम एनाटॉमी देख रहे थे। तो ये हमारा स्टमक के जस्ट बाद में जो अटैच होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये यू वाला शेप है वो क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। और ये पर्पल वाला है वो जेजुनम। और ये पिंकिश वाला जो शेप है वो क्या कहता है? इलियम। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हमने आहार नाल कहाँ से शुरू करी थी? मुख से लेकर एनस तक। ठीक है, वो कितनी थी? 9 मीटर लंबी। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 से 6.25 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, कितनी लंबी हो गई है? 6 से 6.25 मीटर लंबी। ओके, अभी इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, इन सभी का जूस जो या रस है वो आके कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में। ठीक है, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन और एब्जॉर्प्शन भी होगा। और जो अनडाइजेस्टेड जो भी फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में
डाल दिया जाता है और जो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लीवर पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे और पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये पूरा चैप्टर हमें फिनिश करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के जो कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, 5 मिनट का टाइम है, पूछ लीजिए। मैडम, हाँ जी, ये इसमें ये थोड़ा जानना था कि जो हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन है, तो जिसमें असेंडिंग कॉलोन है, तो हाँ। ऊपर में खोराक को वो जो वो है उसको धक्का लेने के लिए क्या बॉडी में प्रोसेस रहता है तो ऊपर चढ़ाने में? लार्ज इंटेस्टाइन का अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई जो अभी तक यहाँ पढ़ा है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया, वो बताइए। मैम अभी आपने बताया कि जो 3 उसमें निकलते रेनिन, पेप्सिन और वो म्यूकस और ये सब हाइड्रोक्लोरिक निकलता है वो। एसिड। हाँ, वो पेट का 3 पार्ट में निकलता है, किसी एक ही क्लियर से सब